Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for IGNOU MA Sociology second year subject, that is MSOE 2 Diaspora and Transnational Communities. In this type of videos we are going to cover the important topic of the particular subject. जो भी इस topic को लेके important topic होंगे which can be asked in the examination और जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। ये एवरी सेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अभी कल एग्जाम देंगे जून 2022 का, दिसंबर में एग्जाम देंगे, नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे, सबके लिए ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है MSOE 2 के। सो दिस इज द फ्रेश टॉपिक, न्यू टॉपिक, दैट इज चाइनीज डायस्पोरा। डायस्पोरा का मीनिंग मैं मल्टीपल टाइम आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ। आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको पता है। डायस्पोरा मीन्स पीपल लिविंग आउटसाइड। तो चाइनीज डायस्पोरा वो लोग हो गए जो चाइना से बिलोंग करते थे नाउ, लेकिन अब क्या है वो लोग बाहर रह रहे हैं। एक स्टेटमेंट, एक लाइन मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि इंडिया इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट डायस्पोरिक कम्युनिटी है, कि थर्ड नंबर पे, उससे पहले ब्रिटेन एंड चाइना आता है। तो मीन्स चाइना के भी काफ़ी सारे पर्सन जो है वो बाहर सेटल्ड हैं। चाइना हैज़ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डायस्पोरा। अब डायस्पोरा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर हम दें तो डायस्पोरा इज अ ग्रीक टर्म मीनिंग द वाइड स्प्रेड स्कैटरिंग ऑफ सीड, ये मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट रेफर्स टू पीपल हु हैव बीन स्कैटर्ड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड टू द एलिमेंट्स ऑफ देयर कॉमन आइडेंटिटी एंड कल्चर। अपने ओरिजिन प्लेस से, अपनी कॉमन आइडेंटिटी, कल्चर से वो स्कैटर्ड हो गए हैं। अब वो पर्सन या उनके एंसेस्टर कोई ना कोई चाइना से बिलोंग करते थे और अब वो बाहर जाके सेटल हो गए हैं। दिस टर्म बिकेम अपेरेंट इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी विद द इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन। इस समय पे ये चीज़ टर्म चाइनीज डायस्पोरा ज़्यादा देखने को मिला। अब जो चाइनीज़ आउटसाइड है इंडिया के, उसका थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट देखते हैं। चाइना हैज़ फॉर ओवर 2000 ईयर बीन अ ग्रेट पावर इन द ईस्ट। ग्रेट पावर है, आज भी हमें पता है चाइना के बारे में। चाइनीज़ हैव बीन इंपॉर्टेंट ट्रेडर अराउंड साउथ चाइना सी सिंस बिफोर 12th सेंचुरी से इंपॉर्टेंट ट्रेडर रहे हैं। ड्यूरिंग प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल टाइम में ये इंटरमीडिएरीज का काम करते थे। लोकल प्रोड्यूसर जो होते थे वहाँ के वो, और कॉलोनाइजर जो बाहर से जो आपके आ रहे हैं एक तरीके से जिन्होंने आपको अपनी कॉलोनी बनाया है, उन लोगों के बीच में एज अ इंटरमीडिएरी मिडल मैन का काम करते थे। चाइनीज ओवरसीज क्रिएटेड देयर ओन डिस्टिंक्टिव इंस्टीट्यूशन। अपने खुद के इंस्टीट्यूशन इन्होंने क्रिएट करे। कैसे? बाय रीशेपिंग एंड डेवलपिंग द ट्रेडिशन दे हैड बॉट विद देम। अपने साथ जो वो ट्रेडिशन लेके आए थे उसके थ्रू, एंड कंबाइनिंग देम विद द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द लैंड वेयर दे सेटल। जहाँ पे वो सेटल हुए, देखो जहाँ से गए हो वहाँ के कुछ ट्रेडिशन होंगे, जहाँ सेटल हुए हो वहाँ पे कुछ चीज़ें सीख रहे हो, वहाँ की कुछ चीज़ें अडॉप्ट करे हो, तो एक मिक्स कल्चर, एक हाइब्रिड कल्चर सेटअप हो जाता है। वो चाइना के लिए नहीं, किसी के लिए भी है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे। एंड द लोकल वुमेन दे मैरिड। मोस्ट डायस्पोरिक चाइनीज कम फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ द एम्पायर। आउटर पार्ट से आते थे फ्रॉम इट साउदर्न कोस्टल प्रोविंसेस ऑफ ग्वांगडोंग, फुजियन, वेयर स्टेट कंट्रोल वॉज, जहाँ पे स्टेट का कंट्रोल कम था, जो आउटर पार्ट था ना, वहाँ से आते थे, या फिर ट्रीटी पोर्ट्स के थ्रू, या फिर कुछ टेरिटरी जिन्हें सीड कर लिया गया, जैसे कि हांगकांग और मकाऊ वगैरह एरिया थे। अब ये चाइना की पूरी कहानी देखो डिटेल में पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, बट अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्यूचर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है तो बहुत डिटेल, पहली बात कल जिनका एग्जाम है उनके लिए तो टाइम ही नहीं है, बट अदरवाइज आप चाइना का बैकग्राउंड डाल सकते हो, किस किस तरीके से कंट्री ने किस किस को कैप्चर किया, जैसे तिब्बत वाला था, हांगकांग का इशू था, वो सब आपको डिटेल में सर्च करके देख सकते हो, तो और ज़्यादा बेटर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। बैकग्राउंड क्या था? 1850 से 1950 तक अ ग्रोइंग नंबर ऑफ चाइनीज वर्कर, मोस्टली मेल पीजिंग, जो फार्मर थे, किसान थे, वो कोस्टल प्रोविंसेस से स्टार्ट कर दिया उन्होंने अपने होमलैंड को छोड़ के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाना। 1950 से 1980 के समय पे वायलेंस बहुत ज़्यादा थी, इंस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस थी। सो दैट्स वाई लोग जो थे वो माइग्रेट कर गए फॉर अ बेटर लाइफ, फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। तो बिटवीन 1950 टू 1980 वाइड स्प्रेड वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी इन द रीजन शिफ्टेड द डेस्टिनेशन ऑफ चाइनीज माइग्रेंट टू मोर इंडस्ट्रियलाइज एरिया में गए वो, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इस तरफ वो लोग मूव करके गए। नेक्स्ट, मोस्ट माइग्रेंट वर अनस्किल्ड लेबरर होते थे ड्यू टू द ग्रोइंग डिमांड ऑफ चीप मैनुअल लेबर एल्सवेयर। भाई अब बाहर डिमांड ज़्यादा है, बाहर चाहिए लेबर, तो यहाँ से हम लोग माइग्रेट करके बाहर चले गए। नाउ चाइनीज माइग्रेंट हैव डेवलप्ड एन इंक्रीजिंग मल्टी क्लास एंड मल्टी स्किल प्रोफाइल, इन्होंने अपनी क्रिएट कर ली है एट ग्लोबल लेवल। Economic and religious concern have historically been the major factor driving Chinese people abroad। मतलब इकोनॉमिक और रिलीजियस ये दो भी मेजर कारण रहे हैं। इकोनॉमिक रीजन भी है, रिलीजन भी है, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिस वजह से चाइना के जो लोग थे वो बाहर सेटल हो रहे थे। लाइक बहुत से बुद्धिस्ट रिलीजन के जो लोग थे उन्होंने जगह छोड़ी, वो माइग्रेट करके बाहर गए। प्लस द इकोनॉमिक रिफॉर्म जो था वो 1970 में यहाँ पे हो गया था।
इंडिया में तो इन 1991 में आपको रिफॉर्म देखने को मिले हैं, बट यहाँ पे 1970 में रिफॉर्म हुआ, जिस वजह से लेबर फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, लेबर का मूव करना वो थोड़ा आसान हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। एंड प्राइवेटाइजेशन सोशल वेलफेयर के लिए तो वर्क करता नहीं है, सो दे विल नॉट फोकस ऑन द कंसेप्ट लाइक जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड वगैरह कराना, ये सब फोकस नहीं था, तो दैट्स वाई अनएम्प्लॉयमेंट भी देखी गई। अकॉर्डिंग टू IMO देयर आर अबाउट 39.5 मिलियन चाइनीज जो अराउंड 130 कंट्रीज में रह रहे हैं। तो इतने जो है चाइनीज डायस्पोरा इतने नंबर में हमें देखने को मिलता है। चाइनीज कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है बाहर? देखो, अब आप कहीं बाहर रहने जाओगे तो ऑब्वियस बात है आप अपना कुछ कल्चर, अपना कुछ ट्रेट, अपने कुछ फेस्टिवल, फूड्स, ड्रेसिंग, ये सब लेके जाते हो, किसी जगह सेटल होते हो, तो आसपास के लोग जो रहेंगे, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, उससे इन्फ्लुएंस तो होंगे ना थोड़ा बहुत। तो अकॉर्डिंग टू एम्बेसडर टू ब्रिटेन लियू जियोमिंग, चाइनीज कल्चर इज गेनिंग एक्सेप्टेंस ओवरसीज। चाइनीज कल्चर की एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ गई है, विच इट सेल्फ एटलीस्ट टू चाइनाज प्रोग्रेस विद बर्जोइंग फॉरेन एपेटाइट टू नो मोर अबाउट चाइना। मतलब बाहर के लोग दे आर नाउ लर्निंग मोर अबाउट चाइना। चाइना के अलग अलग कल्चर, अलग अलग चीज़ों को देख के उनको चाइना के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता चल रही हैं चाइना के कल्चर की। ड्यू टू माइग्रेशन द इंडिविजुअल एडवर्टाइज देयर हेरिटेज। देखो, आप चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो, ऐसा नहीं है मैं बाहर अपनी कंट्री को प्रमोट करने जा रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं सेटल हो गई हूँ, लेकिन मैं अपनी कंट्री के कुछ ट्रेड तो अपने साथ रखती होंगी ना, फेस्टिवल सेलिब्रेट करती होंगी, खाने में कुछ स्पेसिफिक, जैसे इंडियन है, इफ दे गो आउट दे विल सर्च फॉर द इंडियन फूड। तो जगह जगह इंडियन रेस्टोरेंट ओपन हो रखे हैं, ऑल्दो बहुत कम है लेकिन है ना। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन में मोस्टली काफ़ी हद तक लोग वेजिटेरियन होते हैं, मोस्टली आई नॉट से आजकल तो सब खा रहे हैं, काफ़ी हद तक लोग वेजिटेरियन होते हैं। वो बिल्कुल जो होता है, तो बाहर जाएंगे तो दे विल लुक फॉर द रेस्टोरेंट जो इंडियन हो। आपको आदत है रोटी, चपाती, नान, पनीर और दाल मखनी या साउथ इंडियन, ऑल दिस थिंग, ये सब खाने की, तो व्हेन यू विल गो आउट यू विल सर्च फॉर दिस काइंड ऑफ फूड, बिकॉज खाना खा के आत्मा तृप्त तो उसी से होनी है ना। तो दिस इज अ कल्चर। कल्चर सिर्फ एक रिलीजन नहीं होता है, मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। कल्चर आपकी फूड हैबिट, आप क्या फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, किस लैंग्वेज में बोल रहे हो, ये सब कल्चर में आता है। तो ड्यू टू द माइग्रेशन इंडिविजुअल अपने एडवर्टाइज देयर हेरिटेज इन होस्ट कंट्री एंड हेंस दे इनवॉलेंटियरी, ना चाहते हुए, इच्छा, वो मेन काम नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइनीज ट्रेडिशन एंड गुड्स टू द होस्ट कंट्री, जो भी आपकी कंट्री जिसमें आप रह रहे हो। नेक्स्ट इज चैलेंजेस क्या होते हैं। देखो, चाइनीज डायस्पोरा की बात करूँ तो जिस कंट्री में ये रह रहे हैं वहाँ पे भी इनके रहने के फायदे नुकसान है, प्लस इनकी अपनी कंट्री में भी। अपनी कंट्री में फायदे नुकसान आपको पता है, रेमिटेंसेज आता है, यू विल राइट दैट। ये शायद मैंने फायदे में तो यहाँ नहीं लिखा है पॉइंट, बट दे विल सेंड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेज इन देयर होस्ट कंट्री। लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पे लिखा है क्या होता है, देखो जो भी लोकल लोग होंगे जहाँ पे भी ये हैं उनका कॉम्पिटिशन बढ़ाएंगे, बिकॉज चाइना में चीज़ें, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, ये सब अच्छा है, तो जिस कंट्री में ये हैं वहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ के लोकल प्रोड्यूसर, लोकल जो भी आपके मैन्युफैक्चरर रहेंगे उनका कॉम्पिटिशन बढ़ाएंगे, सो दिस इज अ थ्रेट टू देम। अब ये कई बार होस्ट कंट्री जिस कंट्री में रह रहे हैं उसकी इकोनॉमी को ओवरकम कर लेते हैं। अब इकोनॉमी को ओवरकम कर लोगे तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप अपनी कंट्री में रेमिटेंसेस भेजते हो तो उतना कंट्रीब्यूशन उस कंट्री में आपका रहता नहीं है। तो अगेन, आपकी कंट्री के लिए तो ये चीज़ फायदा थी, लेकिन उस कंट्री के लिए जो होस्ट कंट्री है उसके लिए ये चीज़ प्रॉब्लम वाली बात हो गई। अब जो सेकंड जनरेशन के चाइनीज डायस्पोरा है, एक रिलीजन के थे वो तो ठीक है, चाइना से बिलोंग करते थे, अपना कल्चर लेके गए, लेकिन जो सेकंड जनरेशन के वहाँ सेटल हो गए वो ना तो इधर के हैं ना तो उधर के हैं, कंप्लीटली चाइना के कल्चर ट्रेड्स भी नहीं पता है, जहाँ रह रहे हैं वहाँ की चीज़ें भी नहीं पता। सेकेंड जनरेशन जो चाइनीज डायस्पोरा के मेंबर्स की थी, जो कल्चर, वो क्या है, कल्चर बॉर्डरलैंड्स पे रह रहे हैं, मतलब उनकी अपने आप को दे डू नॉट फुल्ली आइडेंटिफाई देमसेल्फ ईदर विद कल्चर, इट इज ईदर विद कल्चर ऑफ देयर नेटिव कंट्री, ना तो नेटिव कंट्री का कल्चर पूरी तरीके से अडॉप्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, और विद दैट ऑफ होस्ट कंट्री, ना ही तो वो होस्ट कंट्री का कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में लाइन बोली कि वी कैन से दैट इट हैड बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बोथ द कंट्रीज। जिस कंट्री में हो, जिस कंट्री से आए हो, दोनों में आपका पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सो वी ऑल कैन बेनिफिट फ्रॉम द एडवांटेजेस ऑफ, हम सब फायदा उठा सकते हैं चाइनीज ट्रेडिशन का, जैसे कि जो चाइना की मेडिसिन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन हो गया तो एवरीवन इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर ना, सबको ट्रेड मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक दूसरे से आप नई नई टेक्नोलॉजी शेयर कर पा रहे हो, एक दूसरे को आइडियाज़ दे पा रहे हो, तो ये सब चीज़ें हैं। एज वेल एज बेनिफिट फ्रॉम द प्लेजर ऑफ चाइनीज़ फूड, जैसे कि चाइनीज कल्चरल इवेंट, फेस्टिवल, ये सब चीज़ें भी आप वहाँ की इंजॉय कर सकते हो। आजकल तो देखो ना कितने लोगों को चाइनीज़ फूड पसंद है, हम चाइनीज़ खाना पसंद करते हैं। तो क्या है ये, दिस इज इंडिया में भी तो चाइनीज़ जो रह रहे होंगे वो चाइनीज़ डायस्पोरा हैं, इंडिया में भी तो आप चाइनीज़ फूड देख रहे हो, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ चाइनीज़ कल्चर जो आपकी कंट्री में आया, राइट।
तो इकोनॉमी लेवल पे, कल्चर लेवल पे कंट्री जो होती हैं वो एक दूसरे से क्या रहती हैं, कनेक्टेड होती हैं. सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट चाइनीज डायस्पोरा. आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुई होंगी चीज़ें. अपने लेवल पे पढ़ो, इन केस आपने ज़्यादा पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ पढ़ो उसको, बुक से कवर करो. अदरवाइज ये कंटेंट आप लोगों के लिए है सो दैट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इस टॉपिक की मिल जाए. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अभी और टाइम है, कल के एक स्टूडेंट के लिए, बाद वाले बच्चे तो बाद में देखेंगे इसे. सो तब तक तो और भी वीडियोस आ जाएंगी इस टॉपिक की. पढ़ते रहिए, डाउट है उसे पूछते रहिए. आई विल ट्राई टू क्लियर और एड्रेस ईच एंड एवरी डाउट. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.